Welcome students in our new class. So today we will do some numericals based on dielectric. कैपेसिटर का चैप्टर अपना चल रहा था. कैपेसिटर में हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर स्टडी किया था. उससे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कशन किया था. तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था बेटा? डाइलेक्ट्रिक का सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट ही क्यों करते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हमें इंसर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी. तो डाइलेक्ट्रिक को डिफरेंट पर्पजेस की वजह से इसके अंदर इंसर्ट किया गया था. सपोज करो ये अपने पास क्या है, कैपेसिटर की प्लेट है. यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. यहाँ पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. तो अगर आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं कर रहे हो, इसको डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो बेटा क्या होता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी. आपको पता है कि इसके बीच में एक पॉजिटिव अपोजिट चार्ज की अगर आपके पास प्लेट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था ना. और F इक्वल टू क्या होता है? Q इनटू E. तो वो यहाँ पे E भी एग्जिस्ट कर रहा है और चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा. और फोर्स भी दोनों अपोजिट चार्जेस की प्लेट होने की वजह से कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो उस फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसे बिल्कुल अटैच हो जाएंगी. तो ये एक कैपेसिटर वाला पर्पज फिर अपना सोल्व नहीं कर पाएगा. इसलिए हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं बेटे? डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक ऐड करने का प्रॉफिट वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से क्या फायदा होगा. डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से पहली बात तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. देखा था ना हमने, कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? इसकी इंक्रीज हो जाती है. दूसरा फायदा क्या मिलेगा हमें इसको इंसर्ट करने की वजह से? ये इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. अगर डाइलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर ऐड कर दी है, डाइलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर ऐड की, तो अभी क्या करेंगे? एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाएंगी. तो इसने और क्या किया? इसने इसको सपोर्ट भी प्रदान किया है. तीसरा प्रॉफिट आप इसका क्या मान सकते हो? तीसरे प्रॉफिट में आप इसका बता सकते हो कि कई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे होते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी क्या होती है? ज्यादा होती है. तो ये डिफरेंट आप यूज या प्रॉफिट इसके बता सकते हो किसके? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की. ठीक है बेटे. अब आपको पता है एक आपने वर्ड देखा था क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या स्टडी किया था आपने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? K से. ये क्या होता था? E नॉट बाय E. E नॉट बाय E. एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताता है कि कोई पार्टिकुलर मीडियम अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. मींस यहाँ से अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बताऊं तो ये E नॉट बाय K आ गया. ठीक है. तो ये इसको कितने फैक्टर से इसको डिक्रीज कर पाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितनी थी? E नॉट थी. ठीक है. अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आपने इसके अंदर ऐड किया है तो ये ऐड करने की वजह से इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर अब क्या असर होगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये इसको कितने टाइम्स डिक्रीज कर पाएगा? ये को हमें कौन बताता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है. जैसे इस फॉर्मूले को देख के आप क्या बता सकते हो? इस फॉर्मूले को देख के हम साफ साफ ये बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड नहीं कर रहे हैं तो E नॉट इक्वल टू क्या होगा? E होगा. अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर ऐड नहीं किया तो E नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? E आ जाएगा. तो यहाँ से हमने बताया कि K की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. ठीक है. अब आपने ये देखा कि जब मैंने इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की थी, याद है ना आपको कि जब हमने इसके अंदर ये अपने पास क्या है? पॉजिटिव प्लेट है और ये अपने पास क्या है? नेगेटिव प्लेट है. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस तरह से इसके अंदर अप्लाई हो रहा था. ठीक है. ये वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? E नॉट लेफ्ट से राइट की तरफ. और जब आपने इसके अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की तो उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब है तो ये फुल्ली क्या हो जाएगी? इंड्यूस हो जाएगी. उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? ये इधर नेगेटिव प्लेट थी तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस अपोजिट डायरेक्शन में अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो कितना हो गया? EP. अब इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर से इस डायरेक्शन में तो जा रहा है कितना?
इस डायरेक्शन में जा रहा है ईपी और दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो इस वजह से नेट ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए नोट माइनस ईपी दैट इज इक्वल टू 0। और यही हमने लास्ट टाइम किया था। इसकी कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर इसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप ई नेट की वैल्यू कितने लेके चल रहे थे, 0 लेके चल रहे थे। तो वो हम इसीलिए लेके चल रहे हैं कि जब कैपेसिटर के अंदर आपने कंडक्टिंग स्लैब डाली तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में है, और कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद इसमें जो पोलराइजेशन हुआ है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इक्वल और अपोजिट होगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब आपने इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाली थी या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था इसके अंदर, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये मान लिया हमने क्या नेगेटिव, ये आपने नॉन कंडक्टिंग डाला। अब नॉन कंडक्टिंग क्या होता है बेटा, नॉन कंडक्टिंग मींस वो कंडक्ट तो कर ही नहीं रहा है, तो इसमें जो चार्ज आपने डाला है तो वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है, तो ये लिटिल बिट पोलराइज हो जाएगी, ज्यादा पोलराइज नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो केवल कुछ एक होगा, तो जिसकी वजह से जो अपने पास नेट ई आया है वो क्या आ जाएगा, ई नोट माइनस में ई पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम बताते हैं आपको क्या कि इस फॉर्मूले को देख के अब आप ये बताओ, ये भी केस मैंने दोबारा रिपीट किया है, और इस फॉर्मूले के देख के आप ये बताओ कि कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, किसी कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, अब आप ये बताइए। तो इसमें आपने देखा कंडक्टर के केस में नेट ई की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, इस ई की वैल्यू आपको 0 चाहिए। यहाँ पे 0 कब हो सकता है, जब के कितना हो, इनफाइनाइट हो, के कितना हो, इनफाइनाइट हो, तो कंडक्टर के लिए के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो कंडक्टर जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर देगा, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी बच जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर आप मीडियम को लेके चलोगे तो उसके लिए ई, यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, तो इसका मतलब ये कुछ परसेंट ही कितने टाइम्स वो डिपेंड करता है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, उसके की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का सा इसका इंट्रोडक्शन लिया है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। अब इसके कुछ एक हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, ये कैपेसिटर लिया है, ये इस तरह से ये कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लिया है, ये इस तरह से मान लिया हमने, और इस पे क्या है, पॉजिटिव प्लेट है ये अपनी, और ये कैसी प्लेट है, मान ली नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया है, ये इसके अंदर आपने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है इस तरह से। तो जब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की है, ये हमने मान लिया इसके स्ट्रेंथ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब तक आपने ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं की थी तब तक इसका कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फॉर्मूला था आपके पास स्टैंडर्ड। सी नॉट जब वैक्यूम था इसके अंदर तो इसका फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता था। अब आप इसके अंदर कोई पर्टिकुलर मीडियम डाल रहे हो तो ये सी की वैल्यू एप्सिलॉन की जगह पे आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नोट की जगह पे आप सिंपल एप्सिलॉन लिखोगे, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए होता है, a बाय डी। अब आपको पता है क्या कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू के होता है, तो यहाँ से इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नोट इनटू के a बाय डी। तो इस तरह से जो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये था इसका टोटल इफेक्ट कि एक डाइलेक्ट्रिक आपने इस तरह से डाली है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक ना डाल के दो अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर ऐड कर दी गई। ठीक है, ये इसमें तो केवल एक ही थी थ्रू आउट द होल सरफेस एरिया और डेप्थ, हमने मान लिया था इसका एरिया कितना है
ए एरियम या डी इसकी डेप्थ है, सॉरी गैप बिटवीन द टू प्लेट है, ए इस पूरे कैपेसिटर का एरिया है, के इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का था। तो ये प्रोसीजर हो गया था इसका। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक ना डाल के बेटा हमने इसके अंदर ना दो डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दी इस तरह से। इस पोर्शन में तो ये वाली डाइलेक्ट्रिक ऐड कर की है और इस पोर्शन में हमने दूसरी डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दी। कैपेसिटर अपने पास एक ही है, मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका कितना है K1 है। ये अपने पास क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। ये K1 है, ये क्या है K2 है। अब क्या हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक इस तरह से ऐड करने की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक भी अब क्या किसकी तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी, कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी। कैसे, ये जो मीडियम है यहाँ से ये भी इंड्यूस हो जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पे एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी और यहाँ पे ये जो प्लेट है ये इस वाले डाइलेक्ट्रिक के साथ भी कनेक्टेड है और इसका इधर वाला इस डाइलेक्ट्रिक के साथ कनेक्टेड है और ये दूसरी प्लेट आ गई। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। तो ये अब अपने पास एक कैपेसिटर तो ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया। तो दो कैपेसिटर अपने पास आ गए और दोनों कैपेसिटर आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, ये सीरीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो सीरीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं और कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, बट यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या कि इसका जो गैप आपने माना था वो माना था D और इस पूरे कैपेसिटर का एरिया आपने कितना अज्यूम किया है A। जब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की है तो उसकी वजह से ये गैप कितना हो गया अब D/2 मींस इस कैपेसिटर की, इस अकेले C1 कैपेसिटर की, ये जो C1 कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहा है और ये C2 कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इस C1 कैपेसिटर की अब जो आप गैप देखोगे वो पूरा D ना लेके आपको कितना लेके चलना पड़ेगा, D/2 लेके चलना पड़ेगा। मींस C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, K एप्सिलॉन नॉट A D/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये इस तरह से C1 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब उसी तरह से आप आए C2 पर, तो C2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, C2 ये इस तरह से C2 है। अब इस C2 के अंदर भी पूरा गैप D ना लेके आपको कितना लेना पड़ेगा, D/2 लेना पड़ेगा। K एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2 और उस तरह से ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A/D। अब ये दोनों आपको दिख किस में रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में हम कैसे कॉम्बिनेशन करते थे इसका, 1/CS = 1/C1 + 1/C2। अब ये वैल्यू तो आप इसकी पुट करके कैलकुलेशन तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। कैसे, जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2K एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 1/2K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये जब आप पूरी इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। CS का रिजल्ट लिख लेती हूँ मैं, एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे इसकी, नॉट ए बिग डील। तो आपके पास ये जो CS का रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D इनटू में K1 K2 बाय में K1 प्लस K2, ठीक है। अब इस रिजल्ट को देख के आप अच्छे से बता सकते हो क्या कि K1 K2 K1 प्लस K2 जब अपने पास दो कैपेसिटर सीरीज होते थे उनका हम फाइनल रिजल्ट लेते थे तो वो क्या था, C1 C2 बाय में C1 प्लस C2 ये आता था ना। तो यहाँ पे भी आपने दो जो डाइलेक्ट्रिक डाली है तो वो डाइलेक्ट्रिक भी अब किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगी। तो इस तरह से आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के जो पैटर्न है ये हम अलग अलग लेके चल सकते हैं। जैसे इसमें तो हमने वर्टिकली डाले हैं। अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट केस में इनको इस तरह से ऐड ना करके ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, जिसपे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या मान लिया हमने, नेगेटिव प्लेट है ये अपनी,
ये क्या आ गई, नेगेटिव प्लेट। इसका एरिया मान लिया ए है और इस दोनों के बीच में जो गैप, दोनों प्लेट के बीच में गैप है वो कितना हमने जूम कर लिया, डी है, जूम कर लिया। ठीक है बेटे, अब की बार ये डायरेक्ट्रिक तो हमने पूरी कैसे मानी थी, एरिया के अलोंग की थी। मींस आप इसको ऐसे जूम कर सकते हो, ये एक कैपेसिटर की प्लेट ये है और एक कैपेसिटर की प्लेट ये है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने तीसरी डायलेक्ट्रिक ऐड की है ना, तो वो तीसरी डायलेक्ट्रिक, चलिए ये मान लो ये कैपेसिटर प्लेट है कि ये है, तो इसके अंदर मैंने इस तरह से डायलेक्ट्रिक डाल दी है, तो इसमें अपना पूरा एरिया, इस पूरी इस प्लेट का एरिया कवर हुआ इसके साथ। लेकिन यहाँ पे डी का क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया डी। अब नेक्स्ट केस में मैंने जो डायलेक्ट्रिक ऐड की है वो कुछ इस तरह से ऐड कर दी। एक डायलेक्ट्रिक को मैंने इस तरह से लगाया और दूसरी डायलेक्ट्रिक स्लैब को कुछ इस तरह से लगा दिया, लाइक दिस। इसके मान लिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका मान लिया K2 है। ठीक है, तो इनको हम अब कैसे सिंपलीफाई करेंगे वो देखते हैं। देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है कि ये पूरा एरिया ऑफ द प्लेट है, ये पूरा एरिया है इस प्लेट का। इस प्लेट के एरिया में ये डायलेक्ट्रिक अगर मैं ऐसे डालूं तो ये पूरे इस एरिया को कवर करेगी। अगर ऐसे डालूंगी, ये डायलेक्ट्रिक मैंने इस तरह से डाली है, मींस ये आप मान के चलो एक प्लेट है और इस प्लेट में ये डायलेक्ट्रिक डाली है, ये मैंने इस तरह से डाली है, तो ये क्या कर रही है, इसका केवल हाफ पोर्शन ही, हाफ एरिया ही कवर किया ना इसने, लेकिन लेंथ यहाँ पे दूसरी प्लेट है और ये ऐसे है, तो इस पूरी डेप्थ को तो पूरी को लेके चल रही है। डेप्थ तो इसने क्या ले ली, पूरी ले ली, गैप तो पूरा कवर किया है, लेकिन इस पूरी प्लेट का एरिया कितना लिया, इसने आधा ही लिया है, तो एरिया लिया है आधा और गैप को इसने क्या किया, पूरा कवर किया है। ठीक है, तो इस केस में जो हम इसकी C1 निकालेंगे, पहले इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसमें ये डायलेक्ट्रिक जो है इसका एक एंड तो इस पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इस नेगेटिव से। दूसरी प्लेट का भी एक एंड तो इस पॉजिटिव से है और दूसरा इस नेगेटिव से। मींस इसको आप जो कॉम्बिनेशन दिखाओगे वो ये हो जाएगा इस तरह से, ये अपने पास C1 आ गया, ये अपने पास C2 आ गया। दोनों प्लेट का एक एक एंड तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये इस तरह से हम मान सकते हैं इसको, और दोनों प्लेट का दूसरा एंड किसके साथ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपको किस में दिखेंगे, अब पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पहले क्या निकालते हैं, C1 निकालते हैं। C1 कैसे निकालोगे भाई, अपने पास C का फॉर्मूला क्या था, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था अपने पास, यहाँ पे भी लिखा था हमने K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब C1 लेके चल रहे हो तो K1 ले लेंगे, C1 लेके चल रहे हैं तो K1, यहाँ पर भी K1 लेंगे और इसके लिए K2 लेंगे, ये K1 K2 K1 K1 और फिर ये नेट रिजल्ट तो आएगा इस तरह से। ठीक है, ये K1 है, ये K2 है, अलग अलग डायलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी ना इनके लिए। ठीक है जी, तो C1 जब आपने लिया है, C1 ये वाला निकाले आप, K1 एप्सिलॉन नॉट A। अब A कंप्लीट A नहीं लेना आपको, कितना लेना है, आधा लेना है, तो बाय में 2 और ये आ गया D अब आपका पूरा कवर कर रहा है तो D को आपने पूरा लेना पड़ेगा। C2 देखोगे तो क्या आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, इसमें भी एरिया कितना आया है आपका, हाफ एरिया आया है। ठीक है, अब दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में क्या निकालते हैं, CP C1 प्लस C2, मींस डायरेक्ट ऐड करना है, तो इसको आप जब डायरेक्ट ऐड करोगे तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D को ले लिया कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D इसको लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, K1 प्लस K2, और पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो दो डायलेक्ट्रिक थी तो K1 प्लस K2 हो गया। अगर यहाँ पे दो ना हो क्या आप n नंबर ऑफ करते तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn, इस तरह से अपना फाइनल रिजल्ट होता। ठीक है, तो ये था अपनी सेकंड केस। अब ये इसी तरह से इसके आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे इसमें हमने वर्टिकली डाला था, इसमें हमने हॉरिजॉन्टली डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसका हाफ पोर्शन ऐसे रहने दो, अगले पोर्शन में इसको कन्वर्ट कर दो। चलो देखते हैं एक और केस।
ये हमने लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी क्या आ गई, नेगेटिव प्लेट आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके हाफ पोर्शन में तो एक में तो पूरी डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दी इस तरह से सिमेट्री, और इसको हाफ पोर्शन में तो अलग ऐड की है और इस हाफ में दूसरी कर दी इस तरह से। ये मान ली K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक K2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K3 है। अब इस केस को सोल्व करो, तो इस केस को हम कैसे सोल्व करेंगे, C पता है आपको क्या, एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाय D ये होता है। हमने मान लिया इसका गैप कितना है, D है, एरिया कितना है, A है, कंप्लीट कैपेसिटर का हमने ये डिसाइड किया, राइट। तो इसमें कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, C1 C2 और C3। याद करो जब आपने ये सिर्फ इतना सा केस किया था तो इसमें जो लास्ट केस किया था तो इसमें ये दोनों कैपेसिटर किस में दिखे थे, पैरेलल में, और जब हमने ये बीच वाला ना माने इस तरह का केस दिखा था तो दोनों किस में थे, सीरीज में। तो इसका केस आप कैसे बनाओगे, तो K2 और K3 K2 और K3 जो है ये तो आपको दिख रहे हैं किसके, पैरेलल के अंदर, ये दोनों तो हो गए भाई पैरेलल में, और ये जो K2 K3 है ये दोनों ही इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ये सीरीज वाला कनेक्शन और यहाँ पे ये इस तरह से ये C1 आ गया, ये C2 आ गया और ये क्या आ गया, C3 आ गया। तो इसको जो सिंप्लीफाइड सर्किट आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास टारगेट है क्या कि C1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो C1 की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, C1 क्या है, ये है C1 कैलकुलेट करने के लिए आपने ये देखना है कि ये एरिया तो क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है, पूरी प्लेट के साथ है, लेकिन जो इसकी डेप्थ है, सॉरी जो गैप था बिटवीन द टू प्लेट्स उसको केवल आधा ही कवर कर रहा है। तो D की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2। A कंप्लीट लेंगे, K1 लेंगे और D की वैल्यू हाफ कर देंगे। इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगी। अगर आपने लेना है C2 को, इसको थोड़ा सा ध्यान से बताना भाई, क्या हो जाएगा, K की जगह पे तो आपने ले लिया K2 एप्सिलॉन नॉट A की जगह पे क्या लोगे, A की जगह पे सोचो, A अपना हाफ आया है, A कितना आया है, हाफ, A बाय 2, और जो D है वो भी तो आधी आई है, D की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ होगी, D बाय 2। तो ये बाय 2 कैंसिल आउट होके आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगा। ठीक है, इसका बाय में 2 जाएगा, बाय में 2 से ये बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा। अब चलो C3 पर, C3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। C3 भी सेम है, एरिया भी हाफ है और D भी हाफ है, बस K की वैल्यू को चेंज कर दो, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 and D by 2, again 2 will be cancel out, then your result will be K3 एप्सिलॉन नॉट A by D। कर लेंगे जी, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में वैल्यू पुट करो, C2 और C3 को क्या करना है, पैरेलल में करना है, तो पहले इस सर्किट को सिंपलीफाई करते हैं। CP क्या आ जाएगा, C2 प्लस C3, C2 है K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये आया था, और डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिख देते हो, C2 प्लस C3। C3 की वैल्यू क्या आई है, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब दोनों में आपको एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D कॉमन आ गया, ये कितना आ गया, K2, ये कितना आ गया, K3, हो गया। तो ये आपके पास CP की वैल्यू आई है, लेकिन अभी अपना सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें आपको सीरीज में और ऐड करना है किसको, C1 को। तो C1 को करोगे तो आप क्या लिखेंगे, C1 क्या आ जाएगा, C1 प्लस में जो C2 और C3 का कंबाइंड रिजल्ट आया है CP, ये किस में आए हैं, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं इनको, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय CP, जो इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, बस वैल्यू पुट करनी है इनकी यहाँ पे, आप पहले कैलकुलेट कर लेना, इसका क्या आ जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये थे आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं। चलो एक केस और देख लेते हैं। अब इसमें हो सकता है अगला केस और कैसे बना दे, यहाँ पे और एक का डिवीजन कर दे। ठीक है, तो ये अलग अलग केस है, इसमें आप
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक प्लेट यहाँ लगा दी, एक ये ऐसे, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एंड सो अप टू n टाइम्स, n प्लेट, ध्यान रहे n नंबर ऑफ प्लेट लगाई हमने। तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यहाँ भी पूरी प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पूरी प्लेट पे कैसा है? नेगेटिव। इस पूरी प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से। और इस पूरी प्लेट पे कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो एंड सो ऑन, और आगे भी इसी तरह से। अब आप देखो तो ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, ये एक कैपेसिटर का काम कर देगा। अब ये यही प्लेट, ये जो सेकेंड वाली प्लेट थी, ये थर्ड के प्लेट के साथ भी कैपेसिटर बना देगी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये C2 बन गया। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या बन गया? C3 बन गया। इस तरह से यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा? C4 बन जाएगा। यहाँ से एक और अच्छी बात याद आई, क्या कि क्या था बेटे, अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट है ना, n नंबर ऑफ प्लेट है, तो उनसे जो हम कैपेसिटर्स तैयार करेंगे, चलो इसको हम ऐसे कोरिलेट करके चलते हैं कि ये एक दुकानदार है। इस दुकानदार को किसी कंपनी वाले ने कहा कि तू मुझे कितने कैपेसिटर लगा दे? 11 कैपेसिटर ला के दे दे। कितने कैपेसिटर ला के दे दे? 11। तो इसने क्या किया? 11 कैपेसिटर लाने के लिए 1 2 3 4 5, चलो 11 ही चल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैपेसिटर बनाने के लिए इसने कुछ इस तरह से इसको ऐड अप किया भाई, ठीक है। ये 11 कैपेसिटर बनाने के लिए, अब 11 कैपेसिटर अगर बनाने थे तो इसने क्या किया? कितनी प्लेट यूज की? 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, टोटल प्लेट इसके द्वारा कितनी यूज की गई? 22 प्लेट यूज की गई। जबकि अगर देखें कि 11 कैपेसिटर्स को सीरीज में ही जोड़ना है तो आप इसको कैसे बना सकते हो? ये प्लेट और ये प्लेट दोनों आपस में क्या हुई है? ऐड हुई हैं, और ऐड होके एक ही प्लेट का काम कर रही हैं। उसी प्रकार ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों मिलके ऐड होके एक ही प्लेट का काम कर रही हैं, और आगे भी इसी तरह से। तो अगर ये दोनों मिलके एक ही प्लेट बना रही है, ये दोनों मिलके क्या बना रही है? एक प्लेट बना रही है। फिर से इन दोनों ने मिलके एक कर दिया, इन दोनों ने मिलके एक कर दिया। आगे इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितनी प्लेट थी अपने पास? 11। तो अब हम ये 11 प्लेट से कितने कैपेसिटर बना सकते हैं? 2 4 6 8 10 11 और 12, 22 प्लेट की बजाय अब आप केवल 12 प्लेट से ही काम चला सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, ये प्लेट ये थी, इन दोनों ने मिलकर एक बना दी, इन दोनों ने मिलकर ये वाली बना दी। कहां तक आ चुके थे हम? यहाँ तक। इन दोनों ने मिलकर ये वाली बना दी, इन दोनों ने मिलकर ये वाली बना दी, इन दोनों ने मिलकर ये वाली बना दी। और ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये फोर्थ वन, और ये फिफ्थ वन, ये सिक्स्थ वन, और ये इस तरह से सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेट में आपने अब कितने कैपेसिटर तैयार कर लिए? 11 कैपेसिटर तैयार कर लिए। जबकि पहले हम 22 प्लेट से 11 कैपेसिटर तैयार कर रहे थे। तो 22 प्लेट ना यूज करके हम केवल 12 प्लेट की हेल्प से कितने कैपेसिटर तैयार कर सकते हैं? 11 कैपेसिटर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट हैं, कहने का मतलब ये सारे से कुछ हम करे क्यों रहे हैं, ये सारी बात बताने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे अपने पास n नंबर ऑफ प्लेट हैं, तो इन n नंबर ऑफ प्लेट से बेटा अपने पास कितने कैपेसिटर तैयार हो पाएंगे? n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर तैयार हो पाएंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ
ऑफ कैपेसिटर तैयार हो पाए अपने पास n-1 कैपेसिटर तैयार हो पाए हैं, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो n-1 आपके पास कैपेसिटर तैयार हुए, ये सारे के सारे किस कनेक्शन में है? ये सारे के सारे किस कनेक्शन में है? ये सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में आए हैं। पैरेलल कनेक्शन में कैसे? देखो, ये जो पहली प्लेट थी ये किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ। ये दूसरी प्लेट इस पहले ही कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव से, दूसरी प्लेट नेगेटिव से, दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट नेगेटिव से, दूसरी प्लेट पॉजिटिव से, तीसरे कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव से, दूसरी प्लेट नेगेटिव से। और जब अपना इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि एक प्लेट तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो वो अपना जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाते हैं? वो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये सारे के सारे कैपेसिटर अपने आप किसके अंदर कनेक्ट हो गए? पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और टोटल अपने पास कनेक्शन कितने हैं? कैपेसिटर कितने हैं? n-1 कैपेसिटर तैयार हुए। तो अपने पास नेट जो इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? n-1 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, क्योंकि एक सिंगल का कितना था? एप्सिलॉन नॉट a बाय d है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d है। और टोटल है कितने? n-1 है। अब दो होते तो 1 + 1 2 कैपेसिटर। अब आप कैपेसिटर कितने ऐड कर रहे हो? n-1 किस में कर रहे हो? पैरेलल में। तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट